एक ऐसा भारतीय जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाया जाता था। अपने वक्त में वह महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता था, एक ही रात में करोड़ों रुपए की पार्टी करता और इसके पास अपना प्राइवेट जेट था। लेकिन आज उसका नाम इंडियन हिस्ट्री में किए जाने वाले सबसे बड़े बैंक फ्रॉड केस से जोड़ा जाता है। आज जो भगोड़ा है वो कभी किंग मेकर भी हुआ करता था। एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड, खेल और कॉरपोरेट जगत में उसकी तूती बोला करती थी। पिता के थप्पड़ से जिस कहानी की शुरुआत हुई वो देखते ही देखते बर्बादी के मंजर में कैसे बदल गया, ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड चैप्टर्स में आपका स्वागत है। 18 दिसंबर 1955 में विजय माल्या का जन्म कोलकाता के एक रईस घराने में हुआ और बचपन से ही उसने अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा ही पैसा देखा। उसके पिता विट्ठल माल्या के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इंडिया की ज्यादातर लिकर इंडस्ट्री पर उनका कंट्रोल था। वो यूनाइटेड ब्रूवरीज के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। विजय माल्या उनका इकलौता बेटा था जो बचपन से ही शानो शौकत वाली जिंदगी गुजारता था और उसके शौक कुछ अलग ही थे। वो बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौकीन था और जिस वक्त इंडिया में बच्चे लट्टू और कंचे खेलते थे, उस वक्त विजय माल्या रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ियों से खेलता था। विट्ठल माल्या ने उसको बचपन में ऐसी लैविश लाइफ दी थी कि जब विजय माल्या बड़ा हुआ तो उसके शौक उससे भी बड़े थे। वो अब खिलौनों वाली गाड़ियों का नहीं बल्कि असली गाड़ियों का शौकीन हो गया था। लगभग 250 विंटेज कार्स का कलेक्शन और 200 से ज्यादा घोड़े उसने सिर्फ शौक में पाले थे। लेकिन उसका यह शौक विट्ठल माल्या को पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे शौक पालने वाला इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिससे उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। विट्ठल माल्या की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। विजय उस वक्त 28 साल का था और इस सदमे ने उसकी जिंदगी बदल दी और अचानक से उसके कंधों पर बाप के बिजनेस एम्पायर को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। उस वक्त के कई करीबी लोगों का मानना था कि वह इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वह लेविश लाइफ जीने का आदी हो चुका था। लेकिन जैसा सोचा गया, विजय ने सबको गलत साबित कर दिया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के तमाम प्रोडक्ट्स में से किंगफिशर ने विजय को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि विट्ठल माल्या की डेथ के कुछ साल पहले ही विजय ने खुद इसे लॉन्च किया था। क्योंकि विजय उस वक्त यंग था, इसलिए उसको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अगर किंगफिशर को मार्केट में हिट करवाना है तो इसका केवल एक ही तरीका है, और वह है यंगस्टर्स को टारगेट करना। बैंगलोर इंडिया का वह पहला शहर था जहां से इंडिया में पब का कल्चर शुरू हुआ था और यहीं छुपा था किंगफिशर की कामयाबी का राज। उसने अलग अलग तरीकों से किंगफिशर को यंगस्टर्स के बीच इंट्रोड्यूस करवाया, जहां पब्स में ड्रिंक करने वालों को अच्छा माहौल दिया जाता और खास तौर पर लड़कियों के लिए यह ट्रेंड काफी वायरल हो रहा था। यंगस्टर्स रात रात भर पब्स में ही बैठे रहते थे। बैंगलोर में जहां पहले सिर्फ एक पब था, अगले 5 साल में वहां 40 नए पब्स खुल गए और इसका डायरेक्ट फायदा मिला किंगफिशर को। देखते ही देखते कुछ ही सालों में किंगफिशर ने ब्रांड की शक्ल ले ली और लोग अब बियर नहीं बल्कि किंगफिशर का नाम लेकर ड्रिंक मांगने लगे थे। उस वक्त कई इंडियन पॉलिटिशियन ने इस वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन विजय को किसी की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि उसने यूनाइटेड ब्रूवरीज की सक्सेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, और इसमें कोई शक भी नहीं था। उस वक्त यूनाइटेड ब्रूवरीज इंडिया का सबसे बड़ा लिकर मैन्युफैक्चरर बन चुका था, यहां तक कि हर 2 में से 1 बोतल किंगफिशर की बिकने लगी थी। विजय माल्या उस वक्त बादशाहों वाली जिंदगी जी रहा था और इंडिया में इसका नाम काफी इंस्पायरिंग था, क्योंकि जिस वक्त भारत में लोग एक साधारण सी गाड़ी खरीदने की भी नहीं सोचते थे, उस वक्त विजय माल्या BMW, मर्सिडीज और पोर्शे जैसी गाड़ियां खरीद रहा था। उस वक्त विजय माल्या को प्रिंस ऑफ इंडिया, महाराजा और कई नामों से जाना जाने लगा था, और उस वक्त माल्या को लगा था कि आगे भी सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन ये उसका भ्रम था। उस टाइम भारत में शराब को अच्छा नहीं समझा जाता था, खासतौर पर पब जैसे वेस्टर्न कल्चर को, और इन सब को लेकर भारत सरकार के इरादे कुछ अलग थे, और ये विजय माल्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। भारत के काफी राज्यों में शराब पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे किंगफिशर की सेल्स तेजी से गिरने लगी। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद विजय माल्या के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जिन राज्यों में शराब बेचने की परमिशन थी, वहां पर भी अब टीवी और न्यूज़पेपर्स में शराब की एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया। और यह फैसला सरकार ने तब लिया जब माल्या अपने बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस कर रहा था। तब माल्या ने किंगफिशर के एडवर्टाइजिंग का ऐसा तरीका अपनाया जिसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग टेक्निक दुनिया भर में खास तौर पर उन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी एडवर्टाइजिंग पर बैन लगा हो। इस टेक्निक में उसी नाम के दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होती है,
जिसकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे हम सब लोग जुबां केसरी वाला ऐड देखते हैं, सेम वैसे ही अब किंगफिशर इंडिया में एक जाना माना ब्रांड तो था ही, इसलिए विजय माल्या ने किंगफिशर मिनरल वाटर और सोडा वाटर लॉन्च किए और उनकी एडवर्टाइज करने लगा। भले ही वो ऐड पानी का था, लेकिन सबको मालूम था कि यह किस चीज़ की मार्केटिंग है। साल 1996 में जब वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था, तब भी किंगफिशर ने एक वायरल एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया और अपनी टारगेट ऑडियंस तक आवाज़ पहुंचाई। अब तक माल्या किंगफिशर को एक नेशनल ब्रांड बनाने में कामयाब हो चुका था, एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम हर दूसरा आदमी जानता था। और अब तक विजय हर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करने का हुनर सीख चुका था। उसने हर उस छोटे बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया जहां मीडिया की प्रेजेंस होती थी, और इस तरीके से ना चाहते हुए भी मीडिया पर किंगफिशर का नाम चल जाता था। बाद में माल्या ने किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च किया, जिसमें इंडियन मॉडल्स के फोटोशूट का कंपटीशन करवाया जाता था। इस कैलेंडर के जरिए बॉलीवुड के कई बड़े नामों का जन्म हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण, जिन्होंने साल 2006 में कैलेंडर गर्ल का टाइटल जीता, और साल 2008 में उनकी पहली मूवी रिलीज हुई। इसी तरह कैटरीना कैफ और नरगिस फखरी जैसे नाम भी इसी कैलेंडर की वजह से उठे। किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स विजय माल्या खुद ही चुनता था। उस टाइम कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसके पास ना हो, दौलत, शोहरत और उससे भी बढ़कर एक ऐसा ब्रांड जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं था। बस उसके पास एक चीज की कमी थी, वो थी पावर। उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके वो भी पूरी कर ली। उसको सिर्फ एक चीज बहुत खराब लगती थी, और वह था उसको दिया गया एक ऐसा नाम जो उसके प्रोफेशन से जुड़ा था। लोग उसको भारत में शराब का बेताज बादशाह बोलने लगे थे, जो अंदर ही अंदर माल्या को खा रही थी कि भारत में उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। भले ही सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन वह भी जानता था कि यह सब पैसे का कमाल है। विजय माल्या को ऐसा नाम कमाना था जो उसे समाज में इज्जत दे सके। इसीलिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया जो विजय माल्या का किंग ऑफ गुड टाइम्स का टाइटल छीनने वाला था। साल 2004 में विजय माल्या ने 12 एयरबस खरीदे, जिनकी कीमत लगभग $240 मिलियन थी, और किंगफिशर के नाम से ही एक लग्जरी एयरलाइन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर डाली। और वह इस एयरलाइन के जरिए आम आदमी का फ्लाइंग एक्सपीरियंस अपग्रेड करना चाहता था। एयरलाइन के कमर्शियल में बताया गया कि वह फ्लाइट अटेंडेंट्स नहीं बल्कि मॉडल्स हायर करते हैं। एयरलाइन की धमाकेदार लॉन्च के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया, जिसमें देश भर से बड़े बड़े मेहमानों को बुलाया गया। अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च इवेंट की वजह से किंगफिशर का नाम दुनिया भर में छा गया और वह एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर उभरने लगा। एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर खाने तक का मेन्यू विजय माल्या खुद सेलेक्ट करता था, और इन मॉडल्स का यूनिफॉर्म फेमस फैशन डिजाइनर मनु विराज खोसला से डिजाइन करवाया गया। इस एयरलाइन में ना ए क्लास थी और ना ही इकोनॉमी क्लास, लेकिन फिर भी इसको लग्जरी एयरलाइन कहा जाता, क्योंकि विजय माल्या का कहना था कि इसमें इनकी अपनी लग्जरी क्लास है, किंगफिशर क्लास, और इसमें कोई शक भी नहीं था। फ्लाइट में ऐसी लग्जरी सर्विस दी गई जो कम पैसे की टिकट में दूसरी एयरलाइंस नहीं दे सकती थी। देखते ही देखते किंगफिशर ने भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अब धीरे धीरे विजय माल्या की लिकर बैरन वाली इमेज बदलने लगी, क्योंकि अब उसके पास शराब बेचने के अलावा एक एयरलाइन भी थी। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था। एक दिन एयरबस की फैक्ट्री टूर पर उसको सेल्स टीम ने घेर लिया और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई कि उसी दिन माल्या ने उनसे $1 अरब के नए जहाज खरीद लिए, और धीरे धीरे किंगफिशर अब बजट एयरलाइन से हटकर प्रीमियम क्लास की तरफ जाने लगा, जो हकीकत में मार्केट की डिमांड नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर यात्री कम बजट में यात्रा करना चाहते थे। पहले जहां कोई क्लास नहीं थी, अब ए क्लास लॉन्च की गई, जिसमें बेस्ट चीजें सर्व होने लगीं, लग्जरी सिटिंग, प्रीमियम सर्विस और खाना ऐसा जो शायद इससे पहले भारत के बहुत लोगों ने कभी नहीं खाया था। नई क्लास लॉन्च करने और एक्स्ट्रा एयरबस खरीदने की वजह से एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई। ज़्यादा ग्राउंड स्टाफ और एक्स्ट्रा फ्लाइट अटेंडेंट्स हायर की गई, जबकि लग्जरी क्लास की डिमांड ना होने की वजह से सेल्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से पहले 18 महीनों में किंगफिशर एयरलाइन को 347 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन विजय माल्या के लिए यह एक मामूली रकम थी, और इसके बावजूद वह एयरलाइन पर पैसा लगाता गया। किंगफिशर एयरलाइन पहले सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी, लेकिन विजय माल्या को इंटरनेशनल फ्लाइट्स लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाइट्स तब तक लॉन्च नहीं कर सकती जब तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स में उसको 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए। इसलिए उसने जल्दी के चक्कर में
एयर डेक्कन नाम की एक दूसरी एयरलाइन खरीद ली। एक तो ये सौदा मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा पैसों पर हुआ और ऊपर से ये लोन का पैसा था जो विजय माल्या ने बैंक से लिया था। उसका प्लान सिंपल था कि लोन का पैसा लो, एयरलाइन में लगाओ और रिटर्न पाने पर लोन चुका दो। कहने में तो यह बहुत आसान बात लगती है, लेकिन असल में यह एक ऐसा जाल था जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन रिटर्न मिलने की थी। लेकिन किंगफिशर अब एक इंटरनेशनल एयरलाइन बन चुकी थी और पैसेंजर्स भी काफ़ी खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर एयरलाइन कर्ज तले दबते चली गई। जिस वक्त यह सारी चीज़ें चल रही थीं, उसी वक्त विजय माल्या फार्मूला 1 की टीम खरीद रहे थे। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट की एक टीम भी खरीदी जो कि उनका अपना शौक था, यह जानते हुए भी कि उनकी एयरलाइन पर कर्जे का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस मुश्किल में पड़ गई। साल 2008 में अमेरिका में मंदी आने के कारण स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगे और फ्यूल की कीमत बढ़ने लगी। मंदी आने पर लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे लोग अपने खर्चे और ट्रैवल करना भी सीमित कर देते हैं। अमेरिकन डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसी वजह से इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। फ्यूल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई, जिससे कई एयरलाइन ने अपने ट्रिप्स कैंसिल किए और इस सिचुएशन में सिर्फ वही एयरलाइन सर्वाइव कर सकती हैं जो फजूल के खर्चे नहीं करती है। लेकिन किंगफिशर एयरलाइन तो फेमस ही अपने एक्स्ट्रावैगेंट खर्चों की वजह से थी। किंगफिशर ने रिसेशन में भी अपने खर्चे कम नहीं किए और उनके टिकट दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले कम पैसे में थे और सर्विस दूसरी एयरलाइन के मुकाबले आला दर्जे की थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि किंगफिशर एयरलाइन बुरी तरह लॉस में चल रही थी और इसका भांडा एक ना एक दिन फूटना ही था। जब यह भांडा फूटा तो वह नए पोल भी खोल बैठा। 12 सितंबर 2011 को कैनेडियन रिसर्च फर्म की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका टाइटल था पाई इन द स्काई। इस रिपोर्ट में जो कुछ पब्लिश किया गया था उसने किंगफिशर एयरलाइन के सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दिए। कैनेडियन रिसर्च फर्म ने देखा कि जिस वक्त दुनिया की तमाम एयरलाइंस घाटे में जा रही हैं और उसी वक्त किंगफिशर की फ्लाइट्स खाली जाने के बावजूद लोगों को शानदार सर्विस दे रही हैं, तो कैनेडियन रिसर्च फर्म को मामला कुछ गड़बड़ लगा। तो उन्होंने अपने स्तर से इसकी जांच शुरू कर दी। तो इनको मालूम पड़ा कि किंगफिशर एयरलाइन के खर्चे उनकी सेल्स से भी ज्यादा थे और यह रिपोर्ट तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई जब उसमें यह बताया गया कि यह सारे खर्चे असल में लोन के पैसे से हो रहे हैं जो किंगफिशर ने भारतीय बैंकों से ले रखे थे। अक्टूबर 2009 में आईडीबीआई बैंक ने किंगफिशर को $200 मिलियन का लोन दिया। नॉर्मली जब भी कोई बैंक लोन देता है तो वह पहले इस बात की तसल्ली करता है कि जिसको लोन दिया जा रहा है वह वाकई में लोन चुका पाएगा या नहीं। इस बात की तसल्ली के लिए माल्या ने बैंक को झूठे डॉक्यूमेंट दिखाकर बताया कि कैसे आने वाले वक्त में उसको इतना फायदा होगा और वह बैंक के सारे पैसे वापस चुका देगा। साल 2009 आते आते किंगफिशर और विजय माल्या देश में एक बड़ा नाम बन चुका था, इसलिए बैंक ने उसके नाम पर ही यह सारा लोन पास कर दिया, जो बैंक की यह एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। साल 2009 और 2010 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन पर जो भी खर्चे किए थे वो या तो लोन लेकर किए गए या फिर क्रेडिट पर सर्विस लेकर, जिसका फिगर लगभग $7 अरब तक रिकॉर्ड किया गया। इस रिपोर्ट ने पूरे भारत में तहलका सा मचा दिया था क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा था कि किंगफिशर दिवालिया होने की कगार पर है। इस रिपोर्ट के बाद किंगफिशर को क्रेडिट पे फ्यूल मिलना भी बंद हो गया और नौबत यहां तक आ पहुंची कि कैटरिंग सर्विस जो पैसेंजर्स के लिए बेहतरीन खाना उपलब्ध कराती थी उनको भी कई महीनों से पैसे नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने भी और खाना देने से इनकार कर दिया था। यह किंगफिशर एयरलाइन और विजय माल्या के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इस दौरान फ्लाइट्स में पैसेंजर्स के लिए खाने की कमी होने लगी और कई मौकों पर तो फ्लाइट अटेंडेंट्स को भी अपना खाना पैसेंजर्स को ऑफर करना पड़ जाता था। इसके बाद धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब किंगफिशर एयरलाइंस ने स्टाफ की सैलरी देना भी बंद कर दी और उनको उम्मीद दिखाई गई कि कंपनी जल्द ही नुकसान की भरपाई कर सबको सैलरी दे देगी। और ऐसा करते करते लगभग 6 महीने गुजर गए, लेकिन किसी भी स्टाफ को सैलरी का 1 रुपया भी नहीं मिला। किंगफिशर के स्टाफ ने अपनी सैलरी को लेकर प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन वादों के सिवा उनको कुछ नहीं मिला। जब यह सब कुछ चल रहा था उस वक्त लगभग 900 एम्प्लॉय को 6 महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। उस समय विजय माल्या एक फार्मूला 1 की टीम और एक क्रिकेट टीम चला रहे थे। बेशक उस वक्त किंगफिशर एयरलाइन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि विजय माल्या के पास पैसे होने के बावजूद एयरलाइन के किसी भी स्टाफ को सैलरी के नाम पर 1 भी रुपया नहीं दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय माल्या की शानो शौकत वाली जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। साल 2012 आते आते किंगफिशर के आधे से ज्यादा जहाज हवा से जमीन पर आ गए
और किंगफिशर टॉप इंडियन एयरलाइन होने का टाइटल भी खो बैठी। और अक्टूबर 2012 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर एयरलाइन का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया और यह किंगफिशर एयरलाइन का आखिरी दिन था। विजय माल्या ने 17 भारतीय बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इनमें से ज्यादातर पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा था, यानी यह आम जनता का पैसा था। लोन वापस ना मिलने पर बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें बताया गया कि विजय माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है, यानी उसने जानबूझकर बैंक से तब लोन लिया जब उसको मालूम था कि उसकी एयरलाइन डूब रही है। इस सारे मामले को लेकर जब सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंक्वायरी की तो यह पता चला कि लोन लेते वक्त विजय माल्या ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बैंक से लोन लिए थे और इन्वेस्टिगेशन में इस चीज के भी सबूत मिले कि जो पैसा किंगफिशर एयरलाइन को बचाने के लिए लिया गया था वह असल में उसने अपनी पर्सनल लग्जरी लाइफ और यूनाइटेड ब्रूवरीज के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इतना सब कुछ होने के बाद विजय माल्या ने अपना 68वां जन्मदिन गोवा में बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें फेमस सिंगर एनरिक इग्लेशियस, सोनू निगम और बॉलीवुड की कई हस्तियों को बुलाया गया। इस पार्टी में होने वाले दूसरे खर्चे हटाकर एनरिक की कॉरपोरेट इवेंट में आने की फीस ही सिर्फ $1.5 मिलियन थी। अगर विजय माल्या चाहता तो इस पार्टी के पूरे खर्च के 20% से भी कम में किंगफिशर के पूरे स्टाफ को 6 महीने की सैलरी दे सकता था। जब विजय माल्या के खिलाफ इंडिया में लीगल कार्रवाई शुरू हुई तो वह 2016 में इंडिया छोड़कर यूके चला गया। इंडियन अथॉरिटीज ने उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया और उसके प्रत्यर्पण के लिए यूके गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भेज दी। भारत सरकार चाह रही थी कि विजय माल्या को वापस लाया जाए ताकि उसका ट्रायल इंडिया में हो सके। यूके कोर्ट में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए काफी लंबा केस चला। दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट ने डिसाइड किया कि विजय माल्या को इंडिया वापस भेजा जाए, जिस पर माल्या ने यूके कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। दूसरी तरफ इंडियन कोर्ट्स में विजय माल्या के खिलाफ इंसॉल्वेंसी के केस चल रहे थे और इसकी जजमेंट भी आ चुकी थी, जिसके तहत उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करने का ऑर्डर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंडियन और इंटरनेशनल एसेट्स को फ्रीज कर दिया ताकि बैंक रिकवरी कर सके। विजय माल्या की लग्जरी कार्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज के शेयर्स को एक्शन के लिए रखा गया। विजय माल्या ने कई बार इंडियन कोर्ट और बैंक से सेटलमेंट की कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। विजय माल्या ने जिस सोच के साथ एयरलाइन लॉन्च की थी वो उसकी सोच के जस्ट ऑपोजिट हुआ और उसकी बर्बादी का कारण बना। विजय माल्या अभी लंदन में अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। भारत सरकार उसको वापस लाने की कोशिश अभी तक कर रही है। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।